Yeah, good morning, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Confirm करो. Anyone? यस सर। Okay. Thank you. चलो स्टार्ट करते हैं. uh, आज का टॉपिक जो आपका है बेसिकली दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लास्ट लेक्चर अपना मिस हो गया था बेसिकली. तो उसको मैं आज ले रहा हूँ. नाउ ये टॉपिक में थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, कुछ इसमें न्यू चीज़ें भी आने वाली हैं. थोड़ा इस पे फोकस करेंगे प्रॉपरली. जहाँ पे नया पार्ट आएगा वहां पे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में प्रॉपरली. सो थोड़ा सा केयरफुली समझना. चैप्टर इजी है बट कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए. एंड प्लस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीम्स लाइक कि प्रोबेबिलिटी का पार्ट होगा, बट टेक्निकली इसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी आता है और इसके अंदर थोड़ा सा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी आता है. तो उस पर्पज से आपको केयरफुल रहना है. जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड. हाँ. सो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को पहले हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला टर्म जो होता है, जो अपने को समझना होता है, दैट इज बेसिकली रैंडम वेरिएबल. ठीक है, जिसको हम आरवी के नाम से भी जानते हैं. नाउ रैंडम वेरिएबल होता क्या है बेसिकली? सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बोलूं, तो रैंडम वेरिएबल आपके पास एक ऐसा यू कैन से वेरिएबल है जिसमें स्पेसिफिक वैल्यूज और स्पेसिफिक आउटकम्स डिफाइन है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो यू नो कि अगर कॉइन आपका फेयर कॉइन है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ठीक है. सिमिलरली, या तो आपने एक डाई को थ्रो किया, तो अगर आपका डाई फेयर है तो उसमें डेफिनेटली आपको पता है कि नंबर 1 से लेके 6 तक आएंगे बेसिकली. तो ये सारे रैंडम वेरिएबल है रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो बनते हैं बेसिकली. सो वही इसने यहाँ बोल रखा है. A random variable is real valued function defined on the sample space of a random experiment. In other words, the domain of random variable is the sample space of random experiment, while its codomain is the set of real number. क्या मतलब हुआ समझना. सबसे पहले बात करते हैं एक वर्ड की, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस आप लोगों ने पास में पढ़ रखा है. सैंपल स्पेस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम. जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो आपको पता है हेड या टेल आएगा. डाइस थ्रो किया तो आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक के नंबर आएंगे, तो वो सैंपल स्पेस है. नाउ उसमें जो भी आउटकम्स है ना, वो आउटकम को ही हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम. वो रैंडमली आएगा बट ये कंफर्म है कि आएगा इनमें से ही कोई एक, तो उसी चीज को हम बोलते हैं बेसिकली रैंडम वेरिएबल. ठीक है. नाउ जस्ट सपोज करो कि आपने दो डाई थ्रो किए. अब आपको पता है कि अगर आपने दो डाइस थ्रो किए तो उस केस में टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 36. पहले का 6 मल्टीप्लाई बाय सेकंड का 6 मेक्स इट 36. नाउ अब अगर सपोज करो कि मैंने आपसे बोला कि हमको ये देखना है कि जो दो डाइस पे नंबर आएंगे उनका सम कितना होगा, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सम मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 12 होगा. बिकॉज दोनों डाई का जो मिनिमम नंबर बन सकता है वो 1 1 आ सकता है, तो मिनिमम सम 2 हो जाएगा. और मैक्सिमम दोनों पे 6 6 आ सकता है, मतलब मैक्सिमम सम आपके पास 12 हो जाएगा. सो दिस इज द पॉसिबिलिटी. ठीक है. सपोज करो आपने एक ही कॉइन को 10 टाइम्स टॉस कर दिया. ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? तो इट्स सिंपल. आपने पहली बार टॉस किया, दो आउटकम, मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू. अगर आप ऐसा 10 बार कर रहे हो तो इट बिकम्स 2 raised to power 10. तो जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एज द नेम सजेस्ट, और यू कैन से रैंडम वेरिएबल जो है, एज द नेम सजेस्ट, कि आपके पास जो भी आउटपुट्स रहेंगे वो रैंडमली आएंगे आपके पास. और आउटपुट्स अगर रैंडमली आएंगे तो उनके पास, रैंडम मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम, बट ऑब्वियसली ये पता है कि डिफाइन है कि क्या आने वाला है अपने पास, क्या क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है. ठीक है. नाउ इसी चीज को थोड़ा सा उसने और फर्दर डिफाइन किया है, जिससे दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे. टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. नाउ इसको केयरफुली समझना. एज द नेम सजेस्ट, डिस्क्रीट का मतलब क्या हो जाता है?
सो एक रैंडम वेरिएबल को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तब बोलते हैं जब आपके पास उसके नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो फाइनाइट हो, या फिर उसको आप काउंट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बोला कि डाइस को आपने थ्रो किया, तो आपको पता है कि 6 आपके पास आउटपुट रहेंगे 1 से लेके 6 तक बेसिकली। तो काउंट कर सकते हो, ये आपके पास क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज समझना, एक होता है या तो वो फाइनाइट हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट। नाउ ये टर्म थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि सर काउंटेबली भी बोल रहे हो, इनफाइनाइट भी बोल रहे हो। सो बेसिकली ये क्या होता है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट इस मतलब सिंपल सा कि नंबर्स तो इन्फिनिटी हैं, बट आपको ये पता है कि वो नंबर्स डिफाइन कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 से स्टार्ट होते इनफाइनाइट है, बट इसको मैं डिस्क्रीट में काउंट करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं हर एक आउटकम को प्रॉपरली डिफाइन कर सकता हूं बेसिकली। तो वही उसने बोल रखा है, अ रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल वैल्यू इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, लेट्स से ऐसा बोला, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ऑब्वियसली नंबर जो आपके पास है वो एक फिक्स नंबर होगा, वो नंबर कुड बी एनीथिंग बट फाइनाइट होगा बेसिकली। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल वार्ड अगेन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय अ डीलर एंड सो ऑन। तो इस टाइप के आपके जितने भी केसेस हैं वो सब डिस्क्रीट में काउंट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट केस आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? एज द नेम सजेस्ट बेसिकली, कंटिन्यूअस में आपके पास जो भी आपका वेरिएबल होगा ना, वो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लेगा, बट वो एक वैल्यू लेगा जो एक रेंज के अंदर लाई करेगी, और सारे रियल नंबर अलाउड होंगे बेसिकली उसके अंदर। जैसे मुझे ये पता है कि अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास काउंट करूंगा, तो वो नंबर 1 2 3 4 इन वैल्यूज में आएगा। कभी भी वो नंबर 1.2 1.3 नहीं हो सकता बेसिकली, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट कंटिन्यूअस में वो सारी चीजें पॉसिबल हैं, लाइक 1 के बाद 2 आए, इट्स नॉट नेसेसरी। इट कुड बी 1.1, इट कुड बी 1.01 एंड सो ऑन। तो रैंडम वेरिएबल इज सेट टू बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स रैंडम वेरिएबल फॉर्म्स द इंटरवल ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पे इंटरवल होता है। इसीलिए इसको आप कभी काउंट ही नहीं कर सकते, इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला हाइट ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, ठीक है। अब क्या ऐसा है कि हाइट ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट हमेशा इंटीजर में वर्क करेगा? लाइक एक ट्री का हाइट है सपोज 7 मीटर्स, तो सेकंड का 8 मीटर होगा? नहीं, 7.1 भी हो सकता है, 6.9 भी हो सकता है, कितना भी आ सकता है बेसिकली। तो हाइट ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट ये आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनेगा। नो डाउट ये आपको पता है कि जो नंबर होगा वो कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू होगा, बट आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो आपके पास स्पेसिफिक वैल्यूज को फॉलो करेगा या फिर रैंडमली फॉलो करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस पार्ट डिफाइन करेंगे। वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है। अब अगर आप वेट निकालने जाओगे तो आपको पता है कि सपोज किसी का वेट अगर 50 kg आया, तो दूसरे का वेट एग्जैक्टली इंटीजर में 51 हो, 52 हो, 48 हो, इट्स नॉट नेसेसरी। पॉइंट में कितना भी कहीं भी आ सकता है। अगेन दिस बिकम्स अ क्लास ऑफ, यू कैन से अ केस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट इज डेली टेम्परेचर ऑफ द सिटी। अगेन आपको रेंज तो पता है कि टेम्परेचर इस रेंज में फ्लक्चुएट करेगा, बट ऐसा नहीं है कि 30 डिग्री के बाद 31 ही आएगा, 30 के बाद 30.1, 30.2 कुछ भी हो सकता है, उस एंड सो ऑन। सेम अप्लाइज टू स्पीड ऑफ व्हीकल एंड देन, ठीक है। सो डिस्क्रीट में एक सिंपल लॉजिक ध्यान रखेंगे, डिस्क्रीट में अगर वैल्यू फाइनाइट है या फिर काउंटेबली फाइनाइट, सिंपल एग्जांपल में उस तरीके से देखना कि जहां पे आपके आंसर्स वेल डिफाइंड है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो वो सब आपका हो जाएगा डिस्क्रीट। बट जहां पे देर इज अ सेट ऑफ इंटरवल ऑफ रियल नंबर, तो अब ये बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, इट बिकम्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो मुझे खाली कंफर्म करो, टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल जो हमने डिस्कस किया, ये पार्ट अभी सबको क्लियर है? दैट इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। चलो, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब इस पार्ट को प्रॉपरली समझना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी इज समथिंग, जो हमको एक सिंपल डेफिनेशन पता है जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल। जैसे एक सिंपल केस में आपसे बोलता हूँ और एक सिंपल केस पूछता हूँ, लेट्स सी मैं आपसे, हमने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है। अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होंगे वो 6 आने वाले हैं, 1 से लेके 6 तक। मैंने आपसे पूछा टेल मी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर ऑन डाई, क्या होगा इसका आंसर? बोलो, सिंपल क्वेश्चन है, टेल मी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर ऑन डाई। डिस्कस करो। प्रोबेबिलिटी इज समथिंग जो लॉजिकल चलेगा, अगर लॉजिक बिल्ड नहीं होगा तो आपके पास क्वेश्चंस के सोल्यूशन नहीं बन पाएंगे। सो 1 से लेके 6 तक आपके पास डाइस पे नंबर आने वाले हैं, उसमें से इवन नंबर कितने होंगे?
बी। तीन। सो आपके पास फेवरेबल केस हो गया तीन, टोटल केस हो गया सिक्स, आंसर आ जाएगा 1/2। इट मेक सेंस ऑल्सो। द रीजन इसके डाई पे आने वाले नंबर में से आधे ऑड होते हैं आधे इवन, तो प्रोबेबिलिटी आपका हो गया बेसिकली 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना आपके पास, यहाँ पे ये तो आपने सिंपल केस निकाला प्रोबेबिलिटी का। अब एक केस होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, क्यों आता है समझना। सो लेट्स से आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल लिया विच इज कि एक पेयर ऑफ डाई है, उसको आपने थ्रो किया। नाउ आपको पता है कि पेयर ऑफ डाई में टोटल 36 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। फर्स्ट डाई पे 6 मल्टीप्लाई बाय सेकंड डाई पे 6। ठीक है। नाउ अब इसने क्या बोला कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से वेरी कर रही है फॉर द सम ऑफ नंबर अपियरिंग ऑन द डाई। ठीक है। अब डाई पे आपको पता है कि जो सम ऑफ नंबर्स आएंगे वो 2 से लेके 12 तक कितने भी हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है। वो आपके पास 2 से लेके 12 तक कितना भी हो सकता है। सो इन दिस केस अब क्या होगा यहाँ पे कि आपके पास आप हर एक केस को सॉल्व करोगे और ये चेक करोगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हो रही है। फॉर श्योर ये चीज आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का नेट सम हमेशा वन होता है, तो वो नेट सम तो वन आएगा, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सम अगर टू आना है, तो सम टू आने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 1,1। तो कैन आई से सम टू आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/36। ये सबको समझा, कंफर्म करो। नेक्स्ट, सम आपके पास थ्री। अब अगर सम थ्री आएगा तो दो पॉसिबिलिटी है, 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/36 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप हर एक पॉसिबल केसेस निकालोगे, कहां से कहां तक, 2 से लेके 12 तक बेसिकली। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब आप सारे केसेस का वैल्यू निकाल लोगे तो आपको हर एक केस का आउटकम मिलेगा, एंड दीज आर दी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, और इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला समझो, जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं आप हर एक केस को सिंप्लीफाई करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल आंसर लिखते हो। सो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आप हर एक केस का अगर आंसर देखते हो तो आपको दिखेगा कि प्रोबेबिलिटी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। वन इज, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि इन सब वैल्यूज को ऐड करने पे जो नेट सम बनेगा वो हमेशा वन आएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी 100% इफ यू कंबाइन ऑल दी पॉसिबल केसेस। तो ये वही सब केसेस थे। चाहो तो एक केस वेरीफाई भी कर लेते हैं। लेट्स से विल वेरीफाई सिक्स वाला केस। ठीक है। अब मुझे जरा सोच के बताओ कि दोनों डाई पे जो नंबर है उनका सम अगर सिक्स है तो व्हाट आर दी पॉसिबल केसेस, कौन कौन से बनेंगे बोलो। कहना से एक केस होगा 1,5, बोलो और केस बोलो बाकी। सर 4 2। 4 2, और बोलो। 3 3। 3 3, और बताओ। 5-1। 5 1, यस 1 5 बनाए तो 5 1 भी आएगा। टू 4 2 फोर बनाए तो 2 4 भी आएगा। ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी, दैट्स इट, इतने ही केस होंगे। कितने यस केस हुए सर। देखो, 1 2 3 4 5, प्रोबेबिलिटी इज 5/36। सो केसेस को कैसे निकालना है वो समझा। ऑब्वियसली ये सब केस आपको सॉल्व करना पड़ेंगे और इतना हम डिस्कस कर लेंगे कि आप इजीली कर पाओगे, बट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए ये सब चीजें आपको सॉल्व करना पड़ेगी, आपको हर एक केस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। नो डाउट एग्जाम में इतना लेंदी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट इसके छोटे केसेस तो एक्सपेक्ट कर सकते हो जहाँ पे चार पांच कंडीशन आएंगे तो उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। सो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में डिफरेंस क्या है वो सबको समझा अभी, कंफर्म करो। यस। Huh. Now, next is the probability distribution of a discrete random variable x is defined by the following system of numbers. Let the possible value of x be this, and the corresponding probability be this, जहां पे pi का वैल्यू इज दिस। ठीक है। आप समझना इसने क्या बोला। इसने ये बोला कि जितने भी केसेस हैं उन सबको आप x1 x2 x3 अप टू xn से डिनोट करो, तो करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी वो p1 p2 p3 से डिनोट हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे किया था कि x मतलब था कि आपका सम कितना चाहिए था, आपको x डिफाइन करना पड़ेगा बेसिकली। x इज नथिंग बट योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे इस क्वेश्चन में x क्या था, सम ऑफ नंबर अपियरिंग ऑन द डाई। तो अब वो जो सम ऑफ नंबर था वो 2 से लेकर 12 तक कुछ भी आ सकता, तो आपने क्या किया, x को 2 बोला, फिर x को 3 बोला एंड सो ऑन अप टू x इक्वल टू 12, और हर एक केस का आपने प्रोबेबिलिटी लिखा कि p ऑफ x इक्वल टू 2 कितना होगा, p ऑफ x इक्वल टू 3 कितना होगा, x इक्वल टू 4, और उस सबका डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। तो उसी को उसने डिफाइन किया है, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको हम बोलते हैं पीएमएफ। ठीक है। नाउ अब ये पीएमएफ किस तरीके से बनता है और इसका क्या आपके पास रोल है, इसको समझते हैं।
तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले इस एग्जांपल को देखते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें कि इसका मीनिंग क्या है और इसका डेफिनेशन आपको कैसे यूज करना है। इट सेज let the possible value of discrete random variable x be x1 x2 x3। ये वो केसेस है जो पॉसिबल एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। हर एक की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है आपके पास p1 p2 p3। नाउ द फंक्शन p इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब आपको देखना है कि pi जो है वो हमेशा जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा। रीजन इज सिंपल, क्या कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नो, नो। बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज रेशियो ऑफ टू वैल्यूज नो। जो हमेशा नेचुरल होते हैं, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ये हमको पता है। नेक्स्ट उसने कंडीशन बोली है कि सारे प्रोबेबिलिटी का नेट सम आपके पास हमेशा वन होगा। यस, ऑब्वियसली वन होगा। नाउ अब यहाँ पे एक सिंपल सा कंडीशन समझना। लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया जहां पे मैंने ये बोला कि आपने एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइम टॉस किया तो नेट नंबर ऑफ केसेस जो होंगे वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब बेसिकली 16 केसेस। आई होप ये पार्ट सबको क्लियर है मैंने कैसे निकाला। अगर आप यस। एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हो तो हर एक कॉइन मतलब के लिए दो दो आउटपुट रहेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, दैट बिकम्स 2 raised to 4, दैट इज 16। नाउ डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल x एज द नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ हेड्स को एज अपना x लेना है। बेसिकली जो x था वो रैंडम वेरिएबल था, तो x को आपने डिफाइन कर दिया, दैट इज रैंडम वेरिएबल RV, और जिसको कि आप बोलोगे नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर आप 4 बार एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड मिनिमम कितनी बार आएगा और मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4। यस, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 4। द फर्स्ट केस इसके हो सकता है एक भी हेड ना आए, एक हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए, 4 हेड आ जाए। तो एटलीस्ट ये एक्स कैसे निकाला, सबको समझा ये चीज? यस सर। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट इज, सपोज करो कि पहले फर्स्ट केस की बात करता हूं कि एक भी हेड नहीं है। अगर एक भी हेड नहीं है तो कहना है इससे चारों कॉइन पे टेल आना चाहिए, और अगर चारों कॉइन पे टेल आया तो ऐसा तो एक ही केस पॉसिबल है बस खाली। तो इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी था 1/16। जस्ट कंफर्म करो, जीरो वाला केस सबको क्लियर है? इसको मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड हो जाएगा आपके पास 1/16, क्योंकि एक ही केस बनेगा टी 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 टी। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो अब नेक्स्ट आप बताना। लेट्स से मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। अब अगर एग्जैक्टली वन हेड चाहिए तो वो हेड आपके पास किस तरीके से आ सकता है? कहना है ऐसे HTTT, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और क्या हो सकता है? बोलो। सो ये हेड की पोजीशन बदल सकती है ना बेसिकली, THTT, it can be TTHT, it can be TTTH। is this clear to everyone? ये जो हेड का पोजीशन मैंने चेंज किया, क्या ये पार्ट सबको समझा अभी? यस सर। ओके। अब मुझे ये बताओ, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है जहां पे आपको ऐसा दिख रहा है कि हेड एक ही होगा उस पूरे कॉम्बिनेशन में? क्या इन चार के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? सो यही आपके चार फेवरेबल केसेस हो गए। 4/16, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। तो ऐसे आपको हर एक केस को निकालना है, एंड अगेन आपको टेबल क्रिएट कर देना है बेसिकली। जब इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो उस केस में आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? इट विल बी 1/4। सेम नेक्स्ट जाओगे 2 हेड के लिए, फिर 3 हेड के लिए, फिर 4 हेड के लिए, तो आपको वहां से आंसर मिल जाएंगे सारे। नाउ अब इसी चीज को आपके पास लिखने का एक तरीका और भी होता है, ठीक है। ये टेक्निकली आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, बट इसने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। इसने इसको क्या बोला, आपको प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली x एक्सिस इज गिवन बाय 4CX इंटू 1/2 की पावर ऑफ 4, ठीक है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। इट शुड बी 1/2 की पावर में 4 - x। 4CX 1/2 की पावर में 4 - ऑफ x, नहीं 4 ही आएगा, बराबर है, ठीक है, फाइन। सो इट इज 4CX इंटू 1/2 रेस टू 4। ये कैसे आया इसका लॉजिक भी समझ लो। इसने थोड़ा PNC यूज किया। इसने क्या बोला, जो हेड है वो कितने कॉइन पे आएंगे वो आपको डिसाइड करना है। तो पहले केस में हेड एक भी कॉइन पे नहीं था, तो 4C0 बोल दिया। 4C0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/16 आ गया। नेक्स्ट आपके पास हेड जो है वो एग्जैक्टली एक कॉइन पे आएगा, तो इट कैन बी 4C1। 4C1 का वैल्यू हो जाता है 4, तो दैट बिकम्स 4/16, मतलब 1/4 एंड सो ऑन। तो उसने एक फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर दिया। हाउएवर ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगा,
कॉइन वाले क्वेश्चन में या फिर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में वर्क कर जाएगा। तो ये एग्जैक्टली कब और कैसे वर्क करेगा इसको हम अलग से सीखेंगे। बट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप करते हो ना, उसी को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नाउ इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना जो आपके लास्ट टेबल में भी था और इसमें भी था। दोनों टेबल में एक पैटर्न दिखेगा आपको, विच इज, आप देखो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू सेम थी, सेकंड एंड सेकंड लास्ट सेम थी, एंड सो ऑन। बीच का वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी था। देखो जरा इसमें, फर्स्ट एंड लास्ट आर आइडेंटिकल, सेकंड एंड सेकंड लास्ट आर आइडेंटिकल, और बीच का वैल्यू मैक्सिमम है। तो जनरली ये ट्रेंड फॉलो होता है अगर आपका इवेंट सिमेट्रिक है। तो इवेंट सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे इस केस में चार आउटकम पॉसिबल थे, तो चार आउटकम पॉसिबल थे तो वो चारों आपके पास हेड भी हो सकते हैं, चारों टेल भी हो सकते थे। तो उसके अकॉर्डिंग इस इवेंट में हर टाइप से सिमेट्री था, हर एक इवेंट को या यू कैन से हर एक सैंपल स्पेस को इक्वली इंपॉर्टेंस मिला था, इसलिए ऐसा होता है। जिन केसेस में इवेंट्स को इक्वली आपके पास है, यू कैन से हर एक नंबर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, वहां पे पैटर्न फॉलो नहीं होगा। जैसे डाई पे 6 नंबर थे, अब आप किसी भी एक नंबर के आने का चांस निकालोगे तो 1/6 ही बनेगा हमेशा, तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिला है। कॉइन पे हेड और टेल होता है, हेड आने का चांस भी हाफ है, टेल आने का चांस भी हाफ है, मतलब दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिला है। जिन केसेस में आउटकम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है वहां पे सिमेट्री नहीं आएगी, बाकी सब केस में आपको सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। नाउ इसी का एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म समझना, इस पे क्वेश्चंस या क्वेश्चन के पार्ट में ये रहता है जनरली। इसको हम बोलते हैं CDF। CDF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। नाउ द वर्ड क्यूमुलेटिव इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन और यू कैन से एडिशन ऑफ ऑल द प्रीवियस टर्म्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो जाता है आपके पास, सिंपल सा। सो क्यूमुलेटिव आपके पास जो है, इसका मतलब आपके पास है कि वो प्रोबेबिलिटी के पहले तक जितने केस सबको ऐड कर दो बस खाली, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसको समझने का ट्राई करना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको मैं भी क्वेश्चन में यूज भी करूंगा। आपके पास जो PMF है, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको आप जनरली डिनोट करते हो बेसिकली बाय द नोटेशन स्मॉल f, ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और आपके पास जो कैपिटल F होता है, इसको आप बोल सकते हो बेसिकली PDF, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसी का एक नाम और होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कैपिटल F जो होता है इसको हम बोलते हैं CDF, दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। नाउ अब दोनों में डिफरेंस समझना। PMF तो आपका सिंपल था, विच इज मास फंक्शन किस तरीके से बनेगा, तो ये तो हमने निकालना सीख लिया था। CDF क्या करता है, सिंपल लॉजिक है। CDF में C स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव, तो पहले वाले में तो खुद ही रहेगा, बट जब सेकेंड वैल्यू लिखोगे तो इट इज नथिंग बट फर्स्ट प्लस सेकेंड का सम, इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं। अब इसको आप लिख लो 4/16, तो 4/16 प्लस 1/16 मेक्स इट 5/16। सिमिलरली थर्ड में इन तीनों का सम हो जाएगा, फोर्थ में इन सबका सम हो जाएगा, और लास्ट में सबका सम आएगा, हमेशा 1 बनेगा। तो कैन आई सिंपली से कि जो CDF होगा उसका लास्ट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए और फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए, एज पर द डेफिनेशन। समझे? जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें आपको एक सिंपल लॉजिक दिखेगा, पहला एलिमेंट हमेशा सेम होगा, बिकॉज क्यूमुलेटिव का मतलब होता है उस प्रोबेबिलिटी तक जितनी प्रोबेबिलिटी है सबका सम। तो पहला तो हमेशा सेम होगा, और जो आखिरी होगा वो हमेशा 1 होगा, बिकॉज आपको पता है कि इन सबका नेट एडिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो CDF कुछ अलग चीज नहीं है, जो आपका ऊपर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था उसमें ही खाली एडिशन करना है। सो मुझे खाली कंफर्म करो, स्मॉल f और कैपिटल F दोनों क्लियर हैं, बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है कि स्मॉल f ऑफ x का वैल्यू बताओ एट पर्टिकुलरली दिस x, और कैपिटल F ऑफ x का वैल्यू बताओ एट पर्टिकुलरली दिस x। तो आपको मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज स्मॉल f का मतलब सिंपल सा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, कैपिटल F का मतलब है वहां तक जितने केस बनेंगे सबका प्रोबेबिलिटी। इसलिए आपको दिख रहा है इट इज x इक्वल्स टू x और इट इज x लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब जितने भी आएंगे अप टू x सबको सारे काउंट करने हैं। तो जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, क्यूमुलेटिव और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दोनों पार्ट क्लियर है अभी? Yes, sir. चलो, नेक्स्ट इज कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टिल द हेड इज ऑब्टेन, ठीक है। अब उसने क्या बोला, एक मतलब इसको हम रिपीटेटिव इवेंट भी बोलते हैं बेसिकली, जहां पे आपने एक कॉइन को टॉस कर रहे हो जब तक हेड ना आ जाए बेसिकली, ठीक है। सो लेट्स से पॉसिबिलिटी पहला ये बनता है कि पहले टॉस में ही हेड आ गया। अब पहले टॉस में अगर हेड आ गया तो उसको आने का चांस 1/2 था। नेक्स्ट इज पहले टॉस में हेड नहीं आया और नेक्स्ट सेकेंड टॉस में हेड आया, ठीक है। जिसका भी माइक ऑन है उसको ऑफ कर लो। हाँ, सो फर्स्ट आपके पास पहले टॉस में हेड आ गया, मतलब आपने लिखा प्रोबेबिलिटी फॉर ओनली वन टॉस, तो पहले टॉस में हेड आया मतलब हो गया 1/2। सेकेंड इज कि आपके पास सपोज करो एक में नहीं दो टॉस में हेड आया, मतलब दो मतलब सेकेंड टॉस में हेड आया। तो इट इज ऑब्वियस कि अगर सेकेंड टॉस में हेड तब आएगा जब फर्स्ट टॉस में टेल आए।
तो फर्स्ट में टेन आने का चांस 1/2, सेकंड में हेड आने का चांस 1/2, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सीरीज निकाल दिया बेसिकली कि दीज आर योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दैट इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब जब कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो आपको दिखेगा पहला वैल्यू सेम था, दूसरा ऐड हुआ, स्लोली वैल्यू बढ़ रही है और वन को अप्रोच कर रही है। अगर आप इस सीरीज का सम निकालोगे तो आपको दिख भी जाएगा कि कहीं ना कहीं इसका एलिमेंट जो आएगा लास्ट में आपके पास वन हो जाएगा, बट ऑब्वियसली हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज इस सीरीज का कोई एंड डिफाइन नहीं है। उसने क्या बोला, कॉइन कब तब तक टॉस होगा जब तक आपके पास हेड ना आ जाए। अब वो हो सकता है हेड 2 बार में आ जाए, हो सकता है 200 बार में भी ना आए बेसिकली। तो आपको कॉइन को टॉस करना है, इसलिए उसने एंड डिफाइन नहीं किया, बट इस टाइप से सीरीज को डिफाइन किया बस खाली। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है तो इट विल डिनोट आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन उस चीज का, दैट इज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। और अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो वो डिनोट करेगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज बेसिकली अप टू तब तक जितने प्रोबेबिलिटी है उन सबका एडिशन। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में लेके आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। सो पहला एग्जांपल इज टू पर्सन्स ए एंड बी प्ले अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। If the result of a toss is head, A gets 2 rupees from B. If the result of toss is tail, B gets 1.5 from A. Let X denote the amount gained or lost by A. मतलब पूरा इवेंट अपने को एक रिस्पेक्ट में डिजाइन करना है बेसिकली। Show that X is a discrete random variable and show हाउ इट कैन बी डिफाइंड एज द फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो आपको एक चीज पता है कि 2 into 2 into 2 टोटल 8 पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, एंड दीज आर द 8 पॉसिबल आउटकम्स। आप चेक कर सकते हो HHH HHT HTH THH, देन HTT THT TTH एंड TTT। लॉजिक इज वेरी सिंपल, पहले 3 हेड लिए, फिर 2 हेड के कॉम्बिनेशन, फिर एक हेड का कॉम्बिनेशन और फिर लास्ट में नो हेड कॉम्बिनेशन, जिससे आपके सारे केस डिफाइन हो जाएंगे बेसिकली। नाउ अब आपको क्या करना है एग्जैक्टली exactly? आपको उसने बोला है कि ए के रिस्पेक्ट में इवेंट को सॉल्व करना है, तो ए का कंडीशन क्या था वो देखते हैं। क्या लिखा था, इफ द रिजल्ट इज टॉस ऑफ हेड, ए गेट्स 2 rupees फ्रॉम बी। इफ द रिजल्ट इज टॉस ऑफ टेल, देन बी गेट्स 1.5 rupees। तो कैन आई सिंपली से, ए का कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है कि ए को अगर हेड आएगा तो उसको +2 मिलेगा, बट अगर ए को टेल आएगा तो उसको -1.5 देना होगा। ये समझा अभी? कंफर्म करो, एज पर दी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि अगर ए को हेड आएगा Yes, तो sir. उसको 2 रुपीज मिलेगा, एंड टेल आएगा तो -1.5 देना होगा बेसिकली। नाउ पहला प्रोबेबिलिटी, जहां पे आप देख रहे हो कि तीनों हेड आए, अगर तीनों हेड आए तो नेट गेन कितना हो जाएगा, 6 रुपीज का। अब हो सकता है 2 हेड आए जिसके 3 केसेस थे। 2 हेड मतलब 2 हेड पे उसको 2 into 2 मिलेगा, बट एक टेल का 1.5 जाएगा, मतलब नेट गेन होगा 2.5 रुपीज। एंड नेक्स्ट इज 2 टेल और एक हेड। 2 टेल आपके पास आने पे 2 का नेगेटिव जाएगा और एक का पॉजिटिव होगा, मतलब -1। एंड आखिरी अगर तीनों टेल आ गए तो मैक्सिमम नेगेटिव, दैट इज -4.5। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है, उसने कंडीशन लिखी है सिंपल सी, हियर अ नेगेटिव अमाउंट शोज अ लॉस टू प्लेयर ए। This example shows that x takes a unique value for every element of the sample space and therefore x is a function on the sample space. Further, possible values of x are this and this respectively. Now, question में बोला क्या था, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। हाँ, क्वेश्चन बेसिकली बोला ये था कि आपका जो x है इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अपने को ये प्रूफ करना था। एंड दूसरा, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो यस डिस्क्रीट है बिकॉज हर एक वैल्यू पे आपको आउटकम डिफरेंट मिल रहे हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सेकेंडली ये है कि आपके पास जो जो पॉसिबल वैल्यूज थे वो आपने डिफाइन कर दिए बस खाली। तो इसने क्या किया, अभी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी यूज नहीं किया, अभी सिर्फ सैंपल स्पेस को यूज कैसे करना है, इवेंट को डिफाइन कैसे करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को लिखना कैसे है वो लिखा है बस खाली। ठीक है, चलो पहले ये पार्ट वापस सीख लेते हैं, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी भी आएगा। इट सेज बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल। ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर आपके पास एक रेड और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। सो लेट्स से इस तरीके से हम केस बनाते हैं और लॉजिकली डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। 1 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। The question says one ball is drawn from the bag at random, its color is noted, and then the ball is put back in the bag. ठीक है, आपने बैग में से रैंडमली एक बॉल निकाला, उसका कलर देखा और बॉल को वापस डाल दिया। मतलब बॉल या बैग में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 3 balls ओनली। नाउ वन मोर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम एंड इट्स कलर इज ऑल्सो नोटेड। सेकेंड बॉल निकाला, उसका भी कलर नोट कर लिया।
Let x denote the number of red balls drawn from the bag as described above. Derive the probability of x. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सिंपल चीज समझना। सबसे पहले तो उसने क्या बोला कि आपके पास जो बैग है उसके अंदर एक रेड और दो ग्रीन बॉल है। उसने क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला है कि दोनों ग्रीन बॉल आइडेंटिकल है। ये मान के नहीं चलना कि सर दोनों ग्रीन लिखा है दोनों सेम होंगे, नहीं। ऑल दी एप्पल्स आर ऑल्सो नॉट सेम, ऑल दी फ्रूट्स आर नॉट सेम बेसिकली। तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते जब तक इन्फॉर्मेशन दिया ना हो। तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि देर इज वन रेड बॉल, देर इज टू ग्रीन बॉल्स, जिसमें एक को आपने जीवन बोला एक को जीटू बोला। ठीक है, नाउ टेक ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, दोनों बॉल रेड थी। नेक्स्ट इज पहला रेड फिर दूसरा जीवन, पहला रेड दूसरा जी टू, जीवन रेड और जी टू रेड, इसी को अपोजिट कर दिया बस खाली। नेक्स्ट इज दोनों बॉल सेम ग्रीन आ जाए, दोनों बॉल डिफरेंट ग्रीन आ जाए। इस तरीके से आपके सारे केसेस बनेंगे। तो केसेस को कैसे निकालते हैं उसका लॉजिक समझ लो। जो पहला ड्रॉ आप निकाल रहे हो उसमें देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन में से कोई भी आ सकता है। जो सेकंड ड्रॉ निकाल रहे हो उसमें भी थ्री पॉसिबिलिटीज, टोटल नाइन केस बनने चाहिए। तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेरीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले मुझे यहाँ तक का पार्ट कंफर्म करो। सबको सैंपल स्पेस का पार्ट समझा? बिकॉज ये पार्ट नहीं समझेगा तो स्टार्ट क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। इसके आगे का पार्ट खाली फॉर्मूला बेस्ड है। तो जस्ट कंफर्म मी कि सैंपल स्पेस में नाइन एलिमेंट्स क्यों आएंगे और नाइन एलिमेंट्स का वैल्यू ये है। ये सबको क्लियर है? कंफर्म करो। कंफर्म नहीं करोगे तो मुझे पूछना पड़ेगा। ये चैप्टर डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपरली। चलो मैं ये पूछता हूँ। हाँ, अनुज माइक अनम्यूट कर बेटा। अनुज चौधरी। देख तू नहीं करेगा तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर सकता हूँ वैसे। ठीक है, इफ यू नो इट, अपने आप कर दे। यस सर। हाँ, अब मुझे ये बता कि अपने पास यहाँ पे टोटल केसेस हमने नाइन क्यों लिए? रीजन? ओके, एनीवन एल्स? नाइन केसेस क्यों लिए? सर तीन बॉल्स थे। तीन बॉल्स थे तो पहला बॉल निकालने के लिए यू हैव गॉट थ्री ऑप्शन, दूसरा बॉल निकालने के लिए वापस से थ्री, थ्री इंटू थ्री बिकम्स नाइन। ओके, मेक सेंस। नाउ अब नेक्स्ट मुझे बताओ, जो क्वेश्चन बोला है उसमें उसने कंडीशन क्या बोली थी? इट सेज एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग। ठीक है, अब अगर आपको रेड बॉल का कॉम्बिनेशन देखना है तो मुझे बताओ मिनिमम कितने रेड बॉल आ सकते हैं और मैक्सिमम कितने रेड बॉल आ सकते हैं इन टू ड्रॉस। मिनिमम कितने होंगे? 1। नहीं बेटा, मिनिमम जीरो रहेंगे ना, हो सकता है दोनों ग्रीन आ जाए। हाँ। हाँ, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? टू। मैक्सिमम टू। तो कैन आई से इसमें तीन केस बनेंगे, जीरो रेड बॉल, वन रेड बॉल एंड टू रेड बॉल। ठीक है, अब आप देखो इन सारे केसेस में से जीरो रेड बॉल वाले केसेस कौन कौन से हैं? कैन आई से दीज केसेस जहां पे रेड बॉल है ही नहीं। और टोटल कितने केस है जीरो रेड बॉल वाले? बोलो। जीरो रेड बॉल वाले जिसमें एक भी रेड बॉल नहीं आया, उसके टोटल केस कितने हो गए? चार केस हो गए। सो यस आपके सर। पास जीरो रेड बॉल वाले केस होंगे बेसिकली चार, जिसमें आपके पास आंसर रहेगा, एक सेकेंड, RR2। ओके, हाँ, आपके पास अगर एक भी रेड बॉल नहीं है तो केस रहेगा 4/9, दैट इज चार केसेस थे। नेक्स्ट इज वन रेड बॉल। अब वन रेड बॉल, एक, दो, तीन, चार, इसके भी चार केस थे, इसका आंसर भी 4/9। लास्ट इज दो रेड बॉल। दो रेड बॉल का आंसर हो जाएगा आपके पास 1/9। तो किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला वो पार्ट सबको समझा अभी? चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो। 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा? वन आ जाएगा। और आना भी चाहिए बिकॉज प्रोबेबिलिटी का नेट सम आपके पास ऑलवेज वन आएगा। तो यहां से इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि इन दिस केस आपके पास जो नेट वैल्यू होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू वन। चलो, नाउ नेक्स्ट इज, हाँ,
इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो और मुझे एक्सप्लेन करो इसको अप्रोच कैसे करोगे। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डिस्कशन, तो यहाँ पे हम डिस्कशन हम ज्यादा करेंगे। सॉल्यूशन का पार्ट बेसिक है, स्टैंडर्ड है, सब जगह सेम चलेगा, तो इसमें डिस्कशन करो कि हाउ विल यू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझो। चलो, क्वेश्चन में क्या बोला है पहले उस पार्ट को देख लेते हैं। हाँ बेटा। इसमें पहले एस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एस कितने हैं, फिर उसको माइनस ओके। करें, तो उससे हम लोग को बाकी की कार्ड्स के वो मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी। फिर हम लोग जो इसमें कार्ड्स है उनको एक सर्टेन वेरिएबल से डिफाइन करें। ओके, देखो बेटा, क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इसने क्वेश्चन में क्या बोला, एक पैक ऑफ कार्ड है 52 प्लेइंग कार्ड्स का, जिसमें से टू कार्ड्स को आपको ड्रॉ करना है और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। ठीक है। नाउ मुझे ये बताओ कि 52 कार्ड के पेयर में या 52 कार्ड के कॉम्बिनेशन में कितने एसेस होते हैं इन जनरल। चार। चार होते हैं। ठीक है। अब अगर वो बोल रहा है कि 52 में से आपको दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं और आपको एसेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो मुझे बताओ ये जो दो कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसमें मिनिमम कितने एस हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने एस हो सकते हैं। जीरो। टू। यस। मिनिमम केस रहेगा कि आपके पास एक भी एस ना आए, फिर हो सकता है एक एस आ जाए, और फिर हो सकता है दोनों एस आए। करेक्ट है, मतलब कहना है से जो रैंडम वेरिएबल एक्स था उनकी तीन वैल्यू होने चाहिए, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू। ये सबको क्लियर हुआ। यस। क्योंकि यहां से आपने अपना रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया बेसिकली। ठीक है। अब आगे आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है। पहला केस मैंने बोला आपसे कि एस कार्ड जो है उसके आने का चांस है 1/13। जो आपने बोला था कि सर फोर कार्ड टोटल एस होते हैं, तो एक एस आने का चांस 1/13। अगर एक एस आने का चांस 1/13 है तो एस ना आने का चांस 12/13 है बेसिकली। आई होप ये लॉजिक सबको क्लियर है। एस कार्ड आने का चांसेस 1/13, नॉन एस मतलब एस ना आने का चांस विल बिकम 12/13। कंफर्म करो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ठीक है। अब पहले केस पे आते हैं। पहला केस क्या था, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक भी एस नहीं आया। अब अगर एक भी एस नहीं है तो पहला कार्ड भी नॉन एस होगा और दूसरा कार्ड भी नॉन एस होगा। दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 144/169। सेकेंड केस, एक एस कार्ड हो। अब अगर एक कार्ड एस होगा तो आपको ये नहीं पता कि पहला एस था या दूसरा एस था, तो आप दोनों केस लिखोगे। पहला कंडीशन इसकी पहला एस है, दूसरा नॉन एस, तो पहला एस आने का चांसेस 1/13, दूसरा नॉन एस का चांसेस 12/13। नेक्स्ट इज पहला नॉन एस और दूसरा एस, दोनों को ऐड कर लेंगे। लास्ट पॉसिबिलिटी इज दोनों कार्ड एस आ जाएं। अब अगर दोनों कार्ड एस होंगे तो उस केस में पहले कार्ड का आंसर भी 1/13 और दूसरे कार्ड के लिए भी 1/13, नेट हो जाएगा 1/169। जस्ट मुझे कंफर्म करो ये तीनों वैल्यूज कैसे निकाले, सबको समझा यस। ना। अब अगर वैल्यूज क्लियर है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सब लिखना था, विच इज एक्स इक्वल टू 0 1 2 पे जो आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं वो है 144/169, 24/169 एंड 1/169। खाली ऐड करके चेक कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि आंसर बना रहा है। मतलब दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। अब तक आप क्या करते थे, किसी एक केस का प्रोबेबिलिटी निकालते थे, अब आपको क्या करना है, सारे केसेस का निकाल के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में उसको लिख देना है बस खाली। ठीक है। चलो, सिंपली रेड दी एग्जाम्पल नंबर 4 और मुझे एक्सप्लेन करो क्वेश्चन में क्या बोला है। अप्रोच डिस्कस करो जल्दी से।
ओके, डन। एक्सप्लेन करो क्वेश्चन क्या बोला है। चलो, अब इसने क्या बोला। अ फेयर डाई इज थ्रोन, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक फेयर डाई को थ्रो किया। बेसिकली आपको पता है कि ऊपर जो है वो आपके पास नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाउ अब उसने क्या बोला है, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑन द नंबर ऑफ द अपर फेस। इसका मतलब क्या होता है। सो इसका मतलब सिंपल सा है आपके पास, इट इज जो भी आपके पास नंबर आएगा फेस पे, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं बेसिकली। ठीक है, सो अब ये कैसे निकालेंगे। सो सिंपल लॉजिक है, आपके पास जो फेस आपके पास आएगा वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वन के नंबर ऑफ फैक्टर तो वन ही होंगे, दैट इज ओनली वन। टू का नंबर ऑफ फैक्टर दो होंगे, 1 एंड 2। ठीक है, थ्री का नंबर ऑफ फैक्टर अगेन दो, 1 एंड 3। फोर का नंबर ऑफ फैक्टर विल बी 1 2 एंड 4। फाइव का नंबर ऑफ फैक्टर 1 एंड 2, एंड सिक्स का नंबर ऑफ फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6। मुझे खाली कंफर्म करो, नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब सबको पता है, दैट इज अ नंबर जो आपके गिवन नंबर को डिवाइड करे बेसिकली। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट इज वन के केस में इट इज ओनली वन, टू के केस में 1 2, थ्री के केस में 1 3, फोर के केस में इट इज 1 2 एंड 4, फाइव के केस में 1 5, एंड सिक्स के केस में 1 2 3 एंड 6। एक बार कंफर्म करो, फैक्टर्स का लॉजिक सबको क्लियर है अभी। यस सर। ठीक है, अब इसने क्या बोला था आपसे, इसने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ फैक्टर के केसेस आपको कितने मिल रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर में यहाँ पे एक केस है जब एक फैक्टर आ रहा है, फिर दो फैक्टर वाले केस आपके पास तीन है, तीन फैक्टर वाला एक केस है, और चार फैक्टर वाला एक केस है। तो वही आपने डिवाइड कर दिया। एक फैक्टर वाला केस जो था वो एक था, प्रोबेबिलिटी इज 1/6। दो फैक्टर वाला केस दैट इज 1 2 एंड 3, प्रोबेबिलिटी इज 3/6। तीन फैक्टर वाला केस एक था, दैट इज अगेन 1/6। चार फैक्टर वाला केस अगेन एक था, दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज एज फॉलोज, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग वाज मोर इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन इजी था। तो फैक्टर्स वाला केस आपको पता होना चाहिए था बस खाली। चलो नेक्स्ट, ये ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन खाली एक्सप्लेन कर दो, इजी क्वेश्चन है। आई थिंक इसको तो इजीली समझ सकते हो, बता सकते हो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है एंड अप्रोच क्या होगा, दोनों पार्ट बताओ जरा। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में। सो इट सेज probability distribution of number of doublets in three throws of pair of dice। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय डबलेट, बोलो। डबलेट का मतलब क्या होता है। नाम से ही क्लियर है यार, डबलेट का मतलब क्या होगा, डबल। डबल इन द सेंस जब दोनों डाई पे सेम नंबर आएगा बेसिकली। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है कि उसने एक पेयर ऑफ डाई को तीन बार टॉस किया बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना, एक पेयर ऑफ डाई को तीन बार टॉस किया, डबलेट कितने आ सकते हैं। तो एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप एक पेयर ऑफ डाई को तीन बार टॉस कर रहे हो, तो मिनिमम डबलेट जीरो होंगे और मैक्सिमम तीन हो सकते हैं। पहले ये कंफर्म करो, यस और नो।
मिनिमम नंबर ऑफ डबलेट इज 0 बिकॉज हो सकता है एक भी डबलेट ना आए, और मैक्सिमम जितने पेयर ऑफ टॉस कर रहे हो उतने ही आ सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम 3। तो आपके पास जो केस बनेगा वो 0 से लेकर 3 तक वर्क करेगा, दैट इज बेसिकली 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, दैट इज वन थिंग। नाउ अब नेक्स्ट आते हैं, आपका डाई पे डबलेट आने का चांस। तो आपको एक चीज पता है, पेयर ऑफ डाई में देर आर 6 डबलेट्स, 1 1 से लेके 6 6 तक, और टोटल केस होते हैं 36। तो डबलेट आने का चांस जो होगा वो हो जाएगा 1/6। ऑब्वियसली 1/6 अगर डबलेट आने का चांस है, तो डबलेट ना आने का चांसेस 5/6, क्योंकि आपने सिंपल क्या किया, 1 में से 1/6 को सबट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे खाली ये कंफर्म करो, ये दो जो वैल्यूज हैं, दैट इज डबलेट आने का चांस और डबलेट ना आने का चांस, ये दोनों सबको क्लियर है अभी? कंफर्म करो। यस सर। नाउ पहला यस। केस इज एक भी डबलेट नहीं आया। अगर एक भी डबलेट नहीं आया मतलब तीनों नॉन डबलेट थे, तो आपने क्या किया, 5/6 × 5/6 × 5/6, ये आपको नॉन डबलेट का केस मिल गया x=0 पे। नेक्स्ट इज x=1, मतलब एग्जैक्टली एक डबलेट आया। अब अगर एग्जैक्टली एक डबलेट है, तो वो डबलेट कौन सी प्लेस पे आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने लिया फर्स्ट प्लेस पे डबलेट, बाकी दोनों पे नॉन डबलेट, सेकंड पे डबलेट, बाकी दोनों पे नॉन डबलेट, एंड लास्ट पे डबलेट एंड बाकी दोनों पे नॉन डबलेट। तो उसको आपने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इज देर आर 2 डबलेट्स। अगेन 2 डबलेट है तो एक नॉन डबलेट होगा। अब वो एक नॉन डबलेट फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है, लास्ट प्लेस पे भी आ सकता है, तो आपने उसके केसेस लिखे। एंड द लास्ट एंड फाइनल केस दैट इज 3 डबलेट। अगर तीनों डबलेट हैं, तो आपके पास केस हो जाएगा 1/216। अगेन आप चेक करोगे तो सबका एडिशन करने पे आपको 1 मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको नंबर ऑफ डबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था। ठीक है, नाउ इसमें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इसके क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं मल्टीपल टाइम और वैरायटी आती है जनरली। इसमें वो क्या करता है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन देगा तो सॉल्विंग वाला पार्ट बहुत कम हो जाता है, तो सॉल्व करना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाता है। उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कि ये रैंडम वेरिएबल एक्स इस तरीके से वर्क कर रहा है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, सबसे पहले तो आपसे के पूछा है। कोई मुझे लॉजिक बताएगा के कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सर टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 100। यस, परफेक्टली फाइन। हमने डिस्कस किया था सबका जो नेट सम होगा वो 1 हो जाएगा, जिससे आपको के मिल जाएगा। तो फर्स्ट केस को उसने वही किया, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया, सॉल्व करके आपको के का वैल्यू मिल गया 0.15। कंफर्म करो यहां तक का पार्ट सबको क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x <2। इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x <2 मतलब वो सारे केसेस जहां पे x 2 से छोटा है। अब अगर 2 से छोटा है तो कौन कौन से केस बचे? 0 और 1। तो 0 और 1 का एडिशन कर दोगे बेसिकली। आपके पास k ऑलरेडी था, तो आप उस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा k+2k, k+2, सॉरी, इसको मैं वैल्यू लिख देता हूँ बेसिकली। दिस बिकम्स 0.15, दिस इज 0.3, दिस इज 0.3 एंड दिस इज 0.15, क्योंकि के का वैल्यू 0.15 था आपके पास। नाउ <2 बोला है तो बेसिकली हो जाएगा इन दोनों का सम, मतलब 0.25। तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 0.25। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x < 3। इसका मतलब क्या होगा? सर 3 और 4 का। 3 और 4, तो 0.3 + 0.15 मतलब 0.45, ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.45। नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी फॉर 1 < <x <4। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 < <x <4? और 1 2 3 आएगा इसमें। वेरी गुड, 1 2 3 में आपने 1 इंक्लूड किया और 4 इंक्लूड नहीं किया, व्हाट वाज द रीजन? सर वो लेस देन इक्वल टू था ना 1 में, इसके लिए। हाँ, 1 पे < था इसलिए 1 इंक्लूड हो गया, बट 4 पे आपके पास जो है वो = नहीं था, इसलिए आपने 4 को एक्सक्लूड कर दिया। तो 1 2 एंड 3 तीन केसेस को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेसिकली 0.15 + 0.3 + 0.3 मतलब 0.75, ये आपका फोर्थ केस हो जाएगा। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, f(2). कैपिटल f(2) का मतलब क्या था? पीडीएफ। CDF, यस, CDF मतलब बेसिकली 2 तक जितने भी केस है वो आपको सारे बताने हैं। तो टेक्निकली कहना है इसे इन तीनों का सम। याद आया, बताया था मैंने, f(x) इज नथिंग बट
आपके पास समेशन पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स बोला है निकालने के लिए, तो आपको पी ऑफ एक्स निकालना है वहां तक की वैल्यू का। तो एफ ऑफ टू का मतलब क्या हो गया बेसिकली आपके पास? एफ ऑफ टू का मतलब हो जाएगा कि आपको क्यूमुलेटिव निकालना है अप टू 2। तो दिस प्लस दिस कितना हो गया? 0.3 प्लस 0.15 प्लस 0.1 मतलब 0.55, ये आपका हो जाएगा 0.55। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है सबको समझा अभी? Yes, sir. नाउ इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा हैं। द रीजन इज क्लियर कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन भी कम था, प्लस लॉजिकल कैलकुलेशन था, और बहुत सारे पार्ट एक साथ चेक हो गए। चलो, इसी टाइप पे नहीं, नेक्स्ट टर्म एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट टर्म जो आपके पास है इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस का मतलब क्या होता है? सो कहीं ना कहीं आपने एक टर्म डिस्कस किया होगा एवरेज। ठीक है, ये उससे कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो हम इन दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है तो केयरफुली समझना। सबसे पहले हम आते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू पे। एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिनोट करते हैं हम ई ऑफ एक्स या फिर म्यू के थ्रू बेसिकली। और इसी को हम लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो आपको पता है करना क्या है अभी? अब तक जो आपने टेबल बनाए थे ना ये वाले, इन टेबल में एक एलिमेंट और आ जाएगा यहाँ पे, एक्स आई इंटू पी आई, मतलब इन सबका प्रोडक्ट, 2 इंटू दिस एंड सो ऑन। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा और सबको ऐड करना है बस खाली। दैट्स अ एक्स्ट्रा स्टेप जो आपको निकालना है, किसके लिए? दैट इज फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको कि हम मीन भी बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज आपके पास वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास आता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन। ठीक है, वेरिएंस कैसे निकालना होता है? तो इसी टेबल में वेरिएंस निकालने के दो फॉर्मूले रहेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस वन, जिसमें मीन का यूज आपके पास डायरेक्टली। सेकंड फॉर्मूला इज दिस वन, जिसमें मीन का डायरेक्ट यूज नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास मीन मिला हुआ है तो उसको आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। इन दोनों फॉर्मूले में से किसी को यूज करना है आपको। अब वेरिएंस आप कैसे निकालते हो? सो जो आपने टेबल क्रिएट किया था वहां पे आपने एक्स आई लिखा था, आपने पी आई लिखा था, एक्स आई इंटू पी आई, जिसको आपने म्यू के फॉर्म में लिखाया था बेसिकली। अब अगर आपके पास म्यू आ गया है तो डायरेक्टली इस पार्ट से निकाल सकते हो, अगर म्यू नहीं है तो इससे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपको यूज करना रहेगा बेसिकली। ठीक है, सो इसको हम इस तरीके से भी बोलते हैं। वेरिएंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये वाला है, ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करना है और समझना है वो देखो एक बार यहाँ पे। आपको उसने बोला 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड। अब आपको पता है कि अगर 3 कॉइन को टॉस किया और एक्स नंबर ऑफ हेड है, तो नंबर ऑफ हेड 0 से लेके 3 तक आ सकता है। हर एक का प्रोबेबिलिटी आप डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लोगे, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। मुझे खाली ये कंफर्म करो, यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है? ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। Yes. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, क्योंकि आपको मीन और वेरिएंस यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दोनों निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई इंटू पी आई। एक्स आई इंटू पी आई इज नथिंग बट इन दोनों का प्रोडक्ट। तो पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 3/8, फिर 6/8, फिर 3/8। ठीक है, आपने समेशन निकाल लिया तो आपको एक्स आई इंटू पी आई का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट इज एज पर दी फॉर्मूला, मुझे एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई भी चाहिए, तो मैंने निकाला एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3/8, 12/8 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका भी आपको सम मिल गया। अब जो उसने फॉर्मूला पूछा था उसमें पहला चीज था आपके पास, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम सिर्फ सिंपल बोलते हैं समेशन एक्स आई इंटू पी आई। तो ये तो सीधा आ गया 12/8, दैट इज 1.5। नेक्स्ट था वेरिएंस। वेरिएंस का लॉजिक क्या था? दिस समेशन माइनस ऑफ दिस समेशन का स्क्वायर। ध्यान रखना, इसका समेशन सीधा लेते हैं 24/8 और इसका समेशन लेंगे स्क्वायर के साथ, तो सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 0.75। तो अब आपको करना क्या है? आपके टेबल में जो आपने ये दोनों बनाए थे ना, उसमें दो नए एलिमेंट्स और दो नए रो ऐड हो जाएंगे, एक्स आई इंटू पी आई और एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस को फॉर्मूले वाइज कैसे यूज करना है वो सबको समझा अभी? कंफर्म करो। Yes, sir. हाँ, चल। Next is, let a pair of dice be thrown and the random variable x be sum of number that appear on the two dice। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये हमने ऑलरेडी केस ऊपर डिस्कस कर रखा है, उसी को एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग बस खाली। जब पेयर ऑफ डाई थ्रो किया तो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल इसने डिफाइन किया है, इसकी पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? बोलो।
सो अगेन सेम चीज बोला है, पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया, एक्स इज नंबर दैट अपीयर ऑन दिस सम ऑफ नंबर अपीयरिंग टू डाइस, तो मिनिमम नंबर टू होगा बेसिकली, वन प्लस वन, और मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा, 12. 12, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपके 11 केसेस बनेंगे, अगेन सेम 2 से लेके 12 तक, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग जो एग्जाम में पूछना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज बहुत बड़ा केस है, इसको सॉल्व करने में ही टाइम निकल जाता है, तो कैलकुलेशन तो बड़े हो जाएंगे, बट लॉजिक इज अगेन सेम। एक्स आई के अकॉर्डिंग आपने हर एक का पी आई निकाला, एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, देन दोनों के समेशन आ गए, तो ये वैल्यू डायरेक्टली बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज नथिंग बट मीन, ये तो आपका एक्सपेक्टेड हो गया। वेरिएंस मैंने क्या बताया था, दिस वैल्यू का समेशन मतलब 54.4 एज इट इज माइनस ऑफ इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बिकम्स 49, तो आपको आंसर मिलेगा 5.83। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये जो वेरिएंस है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं आता, तो आपको ये चीज मेक श्योर करना है कि आप जो भी आंसर निकाल रहे हो वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो वो अगर बाई चांस नेगेटिव आ गया तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, बिकॉज वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, तो आपके पास 1 से लेके 15 तक का आपके पास वैल्यू है, उसमें से कोई भी एक नंबर को आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, तो उसका मीन और वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल चीज है, आप जो भी नंबर लोगे, ठीक है, उस नंबर के लिए आपके पास कंडीशन क्या होगा। यहाँ पे टेबल बना नहीं रखा है, मैं आपको बता के एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाएगा, इनफैक्ट आप ही बता सकते हो। यहाँ पे जो एक्सआई है यानी कि नंबर, वो चलेगा 1 2 3 से लेके 15 तक, क्योंकि हर एक नंबर के आने का चांस इक्वल है, तो कहना है इसे हर एक का प्रोबेबिलिटी विल बी 1/15। कंफर्म करो, यस और नो। Yes, sir. क्योंकि 15 नंबर है, हर एक नंबर के आने का चांस सेम है, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी विल बी 1/15। कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. नेक्स्ट इज एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है। तो अब एक्स आई इंटू पी आई क्या हो जाएगा, 1 into 1/15, 2 into 1/15, 3 into 1/15, अप टू 15 into 1/15, सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा इसका समेशन। नेक्स्ट इज अगेन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ठीक है। एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई मतलब इनका स्क्वायर इंटू 1/15 सॉल्व करेंगे, तो वापस से सेम फॉर्मूला, सेम आपके पास रिजल्ट रहेगा। जो एवरेज है दैट इज बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो आपके पास 8 आ रहा है। वेरिएंस आपने निकाला, वो आपके पास आ रहा है 18.67, अगेन द सेम कैलकुलेशन। तो बेसिकली आपको टेबल में दो नए कॉलम्स और दो नए कैन से हाँ कॉलम्स ऐड करने हैं, दैट इज एक्स आई इंटू पी आई पता है, तो एक्स आई इंटू पी आई का प्रोडक्ट और एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई का प्रोडक्ट, जिससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ चेक द फोर्थ क्वेश्चन और मुझे बताओ सॉरी, इसके अंदर आपके पास एक्स क्या होगा, पी क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाकी केस को सॉल्व कैसे करेंगे। चेक करो फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन। चलो, नाउ इस क्वेश्चन में क्या बोला था, टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, इसने बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड निकाला, उसके इमीडिएटली बाद सेकंड निकाला है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये टर्म क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ किंग्स जो आएंगे वो मिनिमम कितने होंगे, बोलो। 0.
जीरो, यस। जीरो के बाद नेक्स्ट केस हो जाएगा वन और नेक्स्ट केस हो जाएगा टू। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब अगर पहला कार्ड नॉन किंग है तो उसके चांसेस कितने हुए? कैन आई से नॉन किंग मतलब किंग को हटा देंगे तो 48/52, समझे? Yes. अब एक नॉन किंग कार्ड आ गया, सेकेंड कार्ड भी नॉन किंग होना चाहिए प्रोवाइडेड एक आप ले चुके हो। तो अगर आप एक ले चुके हो तो बचे 47 और टोटल बचे 51। क्या ये अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से आपको केसेस निकालना है। देखो इसने क्या किया, ये सी वाले पार्ट को इग्नोर करना, जो अपन ने लिखा था ना वो सेम है, 48/52 एंड 47/51। नेक्स्ट इज एग्जैक्टली एक कार्ड किंग होगा। अब अगर एक कार्ड किंग है तो वो पहला किंग और दूसरा नॉन किंग हो सकता है, या फिर पहला नॉन किंग और दूसरा किंग हो सकता है। जिसका चांसेस किस तरीके से होगा? सो पहला सपोज किंग हुआ आपके पास तो इट इज 4/52। दूसरा नॉन किंग तो ये हो जाएगा 48/51। सिमिलरली पहला आपके पास सपोज नॉन किंग हुआ तो आप लिखोगे 48/52, एंड दूसरा किंग हो गया तो 4/51। आपको दिखेगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेंगे बेसिकली 4 into 48 into 2 upon 51 into 52। ओके, ये वैल्यू सिमिलर है या फिर डिफरेंट दिख रहा है? 4 into 48 into 2 27। एक सेकेंड, हाँ, ये 27 कहाँ से ले आए? पहला किंग एंड दूसरा नॉन किंग, फाइन। पहला नॉन किंग एंड दूसरा किंग ऐड किया है तो 48 into 4 into 2। ओके, एज पर द कैलकुलेशन इसने क्या किया है? 7, दिस इज 48, दिस इज 4 52। अरे टाइपिंग मिस्टेक है, यस बराबर है। यहाँ पे ये जो है ना, ये 27 नहीं है, सिर्फ 2 है। क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा, और वही अपना भी आ रहा था। सो अपन ने लॉजिक से किया इसलिए आपको सेम आंसर मिला, उसने सी के थ्रू किया था, बट सी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, इसने जो लिखा है 4C1 का वैल्यू 4 होता है, 48C1 का वैल्यू 48 होता है, 52C2 का वैल्यू होता है 52 into 51/2। तो ऊपर 7 एक्स्ट्रा लिखा था बस खाली, चाहो तो कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकते हो, सेम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट केसेस दोनों कार्ड किंग हो जाए। अब अगर दोनों कार्ड किंग है तो पहला किंग आने का चांस हो गया 4/52, दूसरा किंग आने का चांस हो गया 3/51, क्योंकि एक एक कार्ड कम हो गया था बेसिकली, तो वो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। नाउ हर एक केस की आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था? xi into p of xi। तो जब xi जीरो है तो पहला वैल्यू तो जीरो हो गया। दूसरा xi into p of xy, मतलब 32/221, एंड xi into this, तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 34/T20 221। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरियंस। ठीक है, अब वेरियंस क्या हो जाता है? तो वेरियंस के लिए आप xi² into pi निकालते हो, तो वहां से आपको वेरियंस का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ जो यहाँ पे थर्ड टर्म यूज किया है दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एक सिंपल चीज ध्यान रखो, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरियंस। ठीक है, जो भी आप वेरियंस निकालते हो उसका अगर रूट ले लोगे तो आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसको अलग से सॉल्व नहीं करना होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरियंस। ठीक है, नाउ यहां तक का जो आपके केसेस थे और जो पार्ट था ना, उसमें सब कुछ यूज हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वहां पे सब चीज डिफाइन थी प्रॉपरली। ठीक है, अब इसी के हम सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब एक सिंपल चीज ध्यान रखो, जब डिस्क्रीट था ना तो हर एक चीज हर एक आउटकम बहुत डिफाइन था। कंटिन्यूअस में आउटकम डिफाइन कर ही नहीं सकते हो आप। ठीक है, इसलिए एक रीजन ये भी है कि कंटिन्यूअस के क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं बनेंगे, इजी क्वेश्चन बनेंगे। बट कंटिन्यूअस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, वो समझना, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब भी एडिशन ही था, बट यहाँ पे आपको इसको लॉजिकली यूज करना पड़ता है। सबसे पहले आपको किस तरीके से डिफाइन करेगा और कैसे आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सो लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हमेशा वर्ड पे फोकस करना। क्वेश्चन में अगर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो आपको कंटिन्यूअस की कंडीशन यूज करनी है, बिकॉज दोनों में टर्म सेम दिखेंगे। वहां पे पीएमएफ था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ बेसिकली। ठीक है, नाउ अब इसने क्या बोला,
एक कंटिन्यूस वेरिएबल को डिफाइन किया है एक इंटरवल के अंदर, इंटरवल दे दिया मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है, इंटरवल के थ्रू आपको यूज करना है। नाउ नेक्स्ट इसने बोला अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन इफ, सबसे पहली कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो एवरीवेयर इन एस, मतलब आपका जो भी फंक्शन है वो सबसे पहले तो आपके पास इस सारे इंटरवल के अंदर या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, बिकॉज आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इन सबको एज अ कंडीशन ध्यान रखो, हर क्वेश्चन में इसको आप यूज कर सकते हो, ये हम आगे वेरीफाई भी करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहली चीज एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर जीरो फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। दूसरा, जब आप एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे पूरे इंटरवल में, ठीक है, मतलब ए से लेके बी में, तो आपको उसका इंटीग्रेशन वन मिलना चाहिए, बिकॉज यू नो इट कि प्रोबेबिलिटी का नेट सम तो हमेशा वन होता है। तो आपने वो सिंपल चीज लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू वन। तीसरा, probability that x takes a value in a where a in some interval is given by the integral of f of x over the integral। फॉर एग्जाम्पल, आपको उसने क्या बोला, आपको इस पूरे इंटरवल में तो आपको पता है कि आंसर वन मिलेगा, अगर इस इंटरवल के एक पार्ट में आपको आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, खाली उतने पार्ट में इंटीग्रेट करोगे। सो टेक्निकली इसमें इंपॉर्टेंट जो था वो पॉइंट नंबर वन था और पॉइंट नंबर टू, जिसपे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको चेक करने को आएंगे। पॉइंट नंबर थ्री इज समथिंग जिसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए यूज करेंगे, ठीक है। नाउ जैसे वहां पे सीडीएफ था वैसे यहाँ पे भी सीडीएफ है बेसिकली। सीडीएफ करता क्या था, सीडीएफ का मतलब था क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव क्या दिखता है कि आप जहां तक आ गए हो वहां तक के सारे वैल्यू का सम। तो एक चीज क्लियर है सीडीएफ के लिए इस केस में कि इंटीग्रेट करोगे, लोअर लिमिट तो फिक्स है बिकॉज स्टार्ट तो ए से हुआ था, अपर लिमिट जहां तक आप जाओगे वहां तक लिख दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स को सीडीएफ से डिनोट किया, इसने क्या बोला कि स्टार्ट तो मैंने ए से ही किया क्योंकि लोअर लिमिट तो ए फिक्स था, अपर लिमिट कहां तक ले लिया, कोई एक्स तक, ऑब्वियसली वो एक्स ए से बी के बीच में होना चाहिए। नाउ इसी को बेटर वे में समझने के लिए एग्जांपल देखो। सबसे पहले तो ये वेरीफाई करते हैं आपके पास कि कौन सा आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जो वैलिड एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं है। जैसे यहां इसने बोला लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स दिया है ये, ठीक है। एक्स बोला है 0 to 1। अब आपको चेक करना है कि आपके पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसमें से जो भी वैल्यू होगा इसको आप पुट करो और देखो कि इनका आंसर जीरो या पॉजिटिव आना चाहिए। आप मुझे बताओ, एक्स अगर 0 से 1 में है तो कैन आई से एक्स स्क्वायर 0 से 1 में होगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर मैं एक्स को वन लूँ, ऑल्दो वन मुझे अलाउड नहीं है, एक्स को वन लेने पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स को वन लूंगा तो एफ 3. ऑफ एक्स रफली 3 आ रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी 3 हो सकता है? नो सर। यस। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ये जो आपको दिया है ना, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है भी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इसको मैं अलग से चेक करूंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसी में 3 पुट करके चेक कर लेते हैं, नहीं, या इसी में 1 पुट कर लेते हैं। आपको इसमें पुट नहीं करना है, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है ना। वो कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि इसमें अगर आपको पुट करना है तो आप खाली ये चेक करोगे कि 0 से 1 जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट करने पे ये पॉजिटिव या जीरो आना चाहिए, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज आप इसको इंटीग्रेट करोगे ओवर दिस इंटरवल, ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट करो ओवर दिस इंटरवल और आपको आंसर वन मिलना चाहिए। मुझे बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, कितना होगा? सो 3 तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? X cube by तो 3 से 3 कैंसल, एक्स क्यूब का वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, जब लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 - 0, मतलब आंसर कितना आएगा, बेसिकली 1। सो अब आपको दो कंडीशन मिल गई। पहला, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था वो हर गिवन एक्स पे पॉजिटिव था। दूसरा, उस इंटरवल के अंदर जो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल रहा है 1। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। तो इसको आपको वेरीफाई करने के क्वेश्चन भी आ सकते हैं 2 मार्क्स में, जो आपको सिंपल सा बोलता है कि वेरीफाई करो कि ये जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है पीडीएफ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आपको दो चीजें चेक करनी है। पहला, उन सारे गिवन वैल्यूज पे जो फंक्शन है उसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरा, आपके पास जब उस इंटरवल के अंदर उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो नेट वैल्यू है वो हमेशा वन बनना चाहिए बेसिकली। चलो, अब इसी में कुछ और केसेस को डिस्कस करते हैं। लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल whose pdf is given by this for an interval 0 to c,
What is the value of constant c that makes f of x a valid probability density function? एक सिंपल चीज है, मुझे बताओ, x अगर 0 से लेके c में है, मतलब कहना है इसे x पॉजिटिव है। x अगर 0 से c के बीच में है तो कहना है सिंपली से x पॉजिटिव होगा। यस सर। अब अगर x पॉजिटिव है तो इसको पुट करने पे f ऑफ x पॉजिटिव ही आएगा फॉर श्योर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मतलब पॉइंट नंबर 1 वेरीफाई हो गया कि एक्स एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। नेक्स्ट अपने को क्लियर था कि जब भी आप इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को गिवन इंटरवल में इंटीग्रेट करोगे, इस केस में इंटरवल क्या हो गया 0 to c, तो आपका आंसर कितना मिलना चाहिए, बेसिकली 1 मिलना चाहिए, बिकॉज सारे प्रोबेबिलिटी का नेट सम 1 आता है। तो आपको खाली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो इसने लिखा है 0 to c एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1। एफ ऑफ एक्स आपने फंक्शन पुट किया, x⁻³ का इंटीग्रेशन विल बी x⁴/4, तो नेट वैल्यू बनेगा x⁴/4 टाइम्स ऑफ 0 to c, इंटीग्रेशन इज c⁴/16। अब c⁴/16 का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए था 1, तो वहां से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझे। यस सर। कंटिन्यूअस वाले केस में आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और आपको मेक श्योर करना है कि जो इंटीग्रेशन है उस इंटरवल में उसका नेट वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या तो आपको 1 चेक करना होगा या फिर आपको 1 यूज करना होगा बेसिकली। चलो इसी में कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसने बोला आपके पास पीडीएफ दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² अंडर द कंडीशन 0 to 1। आपको निकालना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मैंने अभी जस्ट आपको याद दिलाया था, इस केस में जो एफ ऑफ एक्स होगा उसका फॉर्मूला आप कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या होगा बेटा। सो एक्स देखो स्टार्ट कहां से हुआ है, एक्स स्टार्ट कहां से था 0 से, तो लोअर लिमिट विल बी 0। अपर लिमिट हमेशा एक स्मॉल एक्स पे डिफाइन कर देना, ऑब्वियसली ये जो एक्स होगा ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, और आप सिंपली फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, दैट इज 3x²। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x², कितना होगा बोलो। क्यूब। x³ दैट्स इट, ये आपका हो गया CDF, दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो आपको निकालना था डायरेक्टली आ जाएगा, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। दिस पार्ट अपीयर्स टू बी टिपिकल, बट ये पार्ट रिलेटिवली लास्ट वाला ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं बन सकती। लास्ट वाले में क्या है ना, प्रोबेबिलिटी भी निकालना था, कैलकुलेशन टिपिकल बन रहा था। इस पार्ट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसमें भी 2 ही फॉर्मूले हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को वेरीफाई करना है कि वो प्रोबेबिलिटी के पार्ट है कि नहीं, तो आपको सिर्फ चेक करना है कि सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल द गिवन एक्स। दूसरा आपको चेक करना है कि उसका उस इंटरवल में इंटीग्रेशन का नेट वैल्यू 1 होना चाहिए, दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज, अगर आपको CDF निकालना है तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। लोअर लिमिट विल बी द सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन, अपर लिमिट एक्स तक जाएगा, हमेशा आंसर एक्स के फॉर्म में मिलेगा, दैट्स इट। चलो एक और चेक करते हैं। इट सेज एक पीडीएफ दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ बाई 4, एक्स बोला है 0 से लेके 4। अब इसका आपको CDF निकालना है। मुझे बताओ कि एक्सप्रेशन क्या लिखोगे CDF का, व्हाट विल बी कैपिटल एफ ऑफ एक्स इन दिस केस। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूं, zero जीरो बोलो। से एक्स। 0 से x, फंक्शन क्या लिखूं। एक्स की पावर में 4/16। हाँ मतलब इंटीग्रेशन के बाद आएगा x⁴/16, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, इट विल बी x⁴/16। दिस विल बी योर CDF फॉर दिस क्वेश्चन। सो CDF निकालने में कोई भी डिफिकल्टी, एनीवन। नो सर। चलो नेक्स्ट इज, सपोज दैट अ पीडीएफ फॉर अ कंटिन्यूम रैंडम फंक्शन इज डिफाइंड एज। आपको पीडीएफ को डिफाइन किया है 2 पार्ट में, -1 से 0 में एक पीडीएफ है और 0 से 1 में एक CDF है, सॉरी एक पीडीएफ है। अब आपको बोला है अब आप निकालो कंटिन्यूअस सॉरी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, आपके पास अगर पीडीएफ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो ऑब्वियसली CDF भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सो इस केस में एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सोच के बताओ जरा। कैपिटल एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन इस केस में क्या बनेगा। सर -1 से x वो वेरी गुड, एक बनेगा -1 से एक्स, x+1, देन दूसरा। सो
एक जो आपने बोला दैट इज -1 से लेके x+1, ये एक केस हो गया। दूसरा आपके पास जो है वो बेसिकली बनेगा 0 से x1 - x, ठीक है। क्योंकि आपके पास पहला केस जो चल रहा था वो था x+1 फ्रॉम -1 to 0, 1 - x फ्रॉम 0 to x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड केस चलेगा बेसिकली 0 से लेके x1 - x, सबको सिंप्लीफाई किया, ये आपको फाइनल वैल्यू मिल गया। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, अब वो क्या है वो समझो। आपने देखा कि क्या सीडीएफ जो है ना, ये सीडीएफ को जब आपने सॉल्व किया तो आपको -1 से 0 में जो केस मिला था ये वाला, इसका आंसर था x+1 का स्क्वायर बाय 2, ये रहा फर्स्ट केस। सेकेंड केस आपको 0 से 1 में जो मिला था वो आपके पास था बेसिकली 0 से 1 का केस यहाँ पे, दैट इज 1/2 + x - x² बाय 2। और अगर x 1 से बड़ा है तो भी आपको केस मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे डिफाइन किया है इसको समझ लो यहाँ पे। सो x अगर 1 से बड़ा है तो उसको उसने डिफाइन कर दिया है क्यूमुलेटिव में इक्वल टू 1। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ एक सेकेंड, इसने कैसे किया है ये, लेस देन -1 पे 0, ग्रेटर देन 1 पे इट इज डिफाइंड एज 1। -1 to 0, 0 to 1। हाँ कंप्लीटली फाइन। ये दोनों तो कैलकुलेशन से आए थे, बट क्योंकि आप सीडीएफ निकाल रहे हो, अब आपको एक सिंपल चीज पता है, सीडीएफ में जब आप एंड वैल्यू तक पहुंचते हो तो सबका सम नेट कितना हो जाता है, बेसिकली इट बिकम्स 1। एज इट इज सीडीएफ तो आपको 1 के बाद तो फंक्शन डिफाइन नहीं है ना बेटा। अगर 1 के बाद फंक्शन डिफाइन नहीं था तो जो सीडीएफ होगा वो बाय डिफॉल्ट यहां तक पहुंचते हुए 1 बन जाएगा, इसके आगे आप कुछ भी बोलो 1 रहेगा। सिमिलरली जैसे सीडीएफ का डेफिनेशन था कि अगर आप इनिशियल पॉइंट की बात करोगे दैट इज एट द स्टार्ट, तो एट द स्टार्ट सीडीएफ और पीडीएफ दोनों सेम हो जाता है, बिकॉज क्यूमुलेटिव करने के लिए कुछ पहले उसका बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो पहले एलिमेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब बेसिकली वो सेम हो जाएगा। तो उसने वही लिखा था कि x <-1, <-1 मतलब -1 से तो फंक्शन स्टार्ट हुआ था, तो -1 के पहले आपका सीडीएफ बेसिकली 0 रहेगा, 1 के बाद सीडीएफ 1 होगा, बीच के दो जो थे वो हमने क्वेश्चन के थ्रू निकाल दिए बेसिकली, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है इस चीज को कि आपके पास जब फंक्शन मल्टीपल पार्ट में स्प्लिट होगा तो सीडीएफ भी स्प्लिट करना पड़ेगा, उससे आपको इसका आंसर मिलेगा। ऑल्दो इतना टिपिकल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट स्टिल एक पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपको उसने बोला है वेरीफाई इफ द फॉलोइंग फंक्शन आर पीडीएफ ऑफ अ कंटीन्यूअस वेरिएबल। वेरीफाई करने के लिए दो स्टेप थे, कौन कौन से दो स्टेप थे याद दिलाओ जरा, क्या क्या वेरीफाई करोगे सबसे पहले, बोलो। सो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि f(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल द गिवन x, ठीक है। इस केस में x 0 से लेके इन्फिनिटी है। अगर आप x को 0 से लेके इन्फिनिटी इसमें पुट करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, चाहो तो एग्जांपल ले लो। ई रेस टू, लेट्स से आपने 1 पुट किया तो e⁻⁻1, e⁻², e⁻4, ये जो नंबर्स बन रहे हैं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इतना तो बता सकते हो यार। e⁻⁻1 इज बेसिकली 1/e, e⁻² इज 1/e²। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सारे नंबर्स, क्विकली बोलो। नेगेटिव। नहीं पॉजिटिव हो पॉजिटिव ना बेटा। पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव। हाँ, आंसर पॉजिटिव। पावर भले ही नेगेटिव था, बट पावर नेगेटिव का मतलब सिंपल सा हो गया आपके पास कि इस केस में 1/e बनेगा दैट इज पॉजिटिव, तो सारे नंबर्स पॉजिटिव है। अब सारे नंबर पॉजिटिव था, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन था कि जो भी इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल में फंक्शन को इंटीग्रेट करो, आपको नेट इंटीग्रेशन 1 मिलना चाहिए। इस केस में जो इंटीग्रेशन दिया था वो स्टार्ट था 0 से, जाएगा इन्फिनिटी e⁻⁻x। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन e⁻⁻x, बोलो। e⁻⁻x विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन तो सेम था e⁻x, और नेगेटिव का आगे एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा। अब लिमिट पुट करते हैं तो केयरफुली चेक करना, इट इज माइनस ऑफ e⁻⁻∞ माइनस माइनस प्लस e⁻0, ठीक है। व्हाट इज e⁻⁻∞? कैन आई राइट इट एज
-1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी, एंड ई रेस टू इन्फिनिटी इज नथिंग बट इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0, दिस बिकम्स 1, तो आपको मिलेगा इसका जो नेट सम है दैट इज इक्वल टू 1 बेसिकली। सो सिंप्लीफाई कैसे किया वो सबको समझा अभी? कभी भी आपको अगर पीडीएफ वेरीफाई करना हो कि पीडीएफ आपके पास वैलिड है कि नहीं है, तो लॉजिक इज वेरी सिंपल। सबसे पहले फंक्शन में जो भी गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स दे रखा है उसको पुट करके चेक कर लो कि वो हर एक नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरा, उसका इंटीग्रेशन इन द गिवन इंटरवल वो बेसिकली 1 होना चाहिए। सेम लॉजिक अप्लाइज टू नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास इस पार्ट को चेक करते हैं। इसमें x -2 से +2 था। अब मुझे बताओ, अगर x को -2 से +2 पुट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आएगा क्या हमेशा? अगर x को -2 से +2 पुट करूंगा तो क्या आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा? दोनों आएगा। नेगेटिव बन गया है मतलब इट इज फॉर श्योर क्लियर कि नेगेटिव बन गया, मतलब आपके पास ये फंक्शन पीडीएफ नहीं था, इतना आपको ध्यान रखना है बस खाली, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज फाइंड के फॉर दिस इफ पीडीएफ ऑफ आर रेंडम एक्स। इसका माइक ऑन है, एक बार ऑफ कर लो। जिसका भी माइक ऑन है एक बार चेक कर लो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट इज फाइंड के if the following function is the PDF of random variable x। हाँ, it says find k if the following function is the PDF of random variable of x, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अगर उसने खुद डिफाइन कर दिया है कि दिस इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x, मतलब कैन आई सिंपली से, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इन द लिमिट 0 to 1 तो मेरा आंसर बंद होना चाहिए। जैसे आप लास्ट केस में डिस्क्रीट वाले में क्या करते थे, सारे प्रोबेबिलिटी का नेट सम मिला के इक्वल टू 1 बोलते थे, वैसे यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा उस लिमिट में वो आपके पास 1 हो जाएगा बेसिकली। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म करो। नाउ, फंक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट क्या होगा बेटा, कहाँ से कहाँ तक लोगे? 0 से यस, एक्स आपको 0 से 1 दिया है तो आपको लिमिट 0 से 1 लेना है, तो सिंपल सा, इट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1। अब आपको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट नहीं होगा बिकॉज इसके इंटीग्रेशन जनरली इजी आते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब का एक्स रेज टू 4, सिंप्लीफाई कर लोगे आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, के इज इक्वल टू 12। अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज ये वैरायटी में भी कैलकुलेशन कम है, लॉजिकल चीजें हैं, तो आप डायरेक्टली इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट इज आपको बोला है फाइंड द सीडीएफ एसोसिएटेड विद द पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। क्या करोगे, खाली अप्रोच बता दो मुझे। पीडीएफ मतलब क्या हो गया? कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, क्या बनेगा इंटीग्रेशन? क्विकली बोलो। स्टार्ट कहां से होगा, लोअर लिमिट क्या होगा? 0 to x। 0 to x, वेरी गुड। और यहाँ पे लिखोगे आपका फंक्शन दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आगे का पार्ट इज ओनली इंटीग्रेशन जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to x, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर लोगे बस खाली। सो इस केस में, जब कंटिन्यूअस वाला केस है, इसमें पीडीएफ को वेरीफाई करना दैट इज वन वेराइटी, एंड सीडीएफ को सॉल्व करना दैट इज सेकंड वेराइटी। खाली ये दो ही वेराइटी के क्वेश्चन है, इसलिए इसमें इन दोनों पे फोकस करना, जो भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो इनमें से ही बिलोंग करेगा, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir। चलो, इसमें एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं फिर क्लोज करते हैं। आ, हाँ, ये एक वैरायटी अपने डिस्कस करना बाकी भी है तो इसको मैं इसमें ही डिस्कस कर लेता हूँ। जस्ट गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एंड इसको एक बार ट्राई करो जरा। एक बार चेक करो क्वेश्चन को, समझो और मुझे बताओ इसका अप्रोच क्या होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वैरायटी ऊपर डिस्कस नहीं हुआ था, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ।
देखो, सबसे पहले उसने आपको फंक्शन दिया है ये वाला, इसमें के इज अननोन, तो पहले आपको के निकालना है। मुझे बताओ के निकालने का लॉजिक क्या होगा इस केस में, कैसे फाइंड आउट करेंगे के? सो कैन आई से एज पर द लॉजिक, अगर मैं इसको 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करूं, दैट इज के इंटू एक्स टाइम्स ऑफ 1 - x dx, तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ये सबको क्लियर है अभी? कंटिन्यूअस डिस्क्रीट वेरिएबल, सॉरी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सिंपल सा कंडीशन था कि जो फंक्शन है उसको अगर आपने गिवन लिमिट में इंटीग्रेट किया तो नेट वैल्यू 1 आएगा, बिकॉज यही तो प्रोबेबिलिटी है इसका। जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन। यस। Yes, sir. चलो, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहला टर्म बनेगा के एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेसिकली kx² बाय 2। नेक्स्ट बनेगा x² मतलब x³ बाय 3, फ्रॉम 0 to 1 शुड बी इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, 0 पे 0 हो जाएगा, मतलब सॉल्व करने पे के का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट क्वेश्चन का क्लियर हो गया, के इक्वल टू 6। नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना थोड़ा डिफरेंट है। सो इसको क्लिक करने का ट्राई करो। इसने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर 1/4 लेस देन एक्स लेस देन हाफ। इसका मतलब क्या हुआ और इसको सॉल्व कैसे करोगे? व्हाट विल बी द लॉजिक फॉर दिस? ओके, सबसे पहले इसका खाली मुझे मीनिंग बता दो, फिर लॉजिक में एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? तो देखो, एज पर दी क्वेश्चन जो एक्स है वो 0 से लेके 1 के बीच में था। 0 से लेके 1 वॉज दी ओवरऑल इंटरवल। उसने बोला है कि इनके बीच में ये दो पॉइंट है, 1/4 से 1/2, इसका आंसर बताओ। आपको ये पता है कि 0 से 1 में इंटीग्रेट करने पे आंसर 1 आएगा, बिकॉज पूरा इंटरवल था। अब अगर इनके बीच का पूछा है तो सिंपल लॉजिक हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी, इट इज 1/4 से लेके 1/2, और जो आपके पास फंक्शन था उसको लिख दोगे एज इट इज। अब के का वैल्यू 6 था तो 6x टाइम्स ऑफ 1/x dx। समझे कैसे लिखा मैंने ये वैल्यू? सिर्फ जो x दिया था उस x को लिमिट बना दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। कंफर्म करो। Yes, sir. चलो, अब इसी लॉजिक को देखते हुए बताओ कि इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? लाइक व्हाट अबाउट एक्सप्रेशन फॉर दिस? बोलो, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? सो इसने क्या बोला है, एक्स इज लेस देन हाफ। लेस देन हाफ मतलब एक तो डिफाइन कर दिया, बट व्हाट अबाउट द लोअर लिमिट? लोअर लिमिट क्या होगा? Sir, minus infinity. नहीं बेटा, यहाँ पे देखो एक्स कहाँ से डिफाइन किया था, Zero. तो बेसिकली क्या हो जाएगा लोअर लिमिट? 0। ध्यान रखो, आपको अगर एक साइड का लिमिट नहीं दिया है तो वो क्वेश्चन खुद बता देगा। क्वेश्चन में उसने दोनों के एक्सट्रीम एंड हमेशा दे रखे होते हैं, तो एक आपको चाहिए होता है, तो 0 से लेके 1/2, बाकी पूरा पार्ट सेम, 6x × 1 - x dx। समझे अभी सिंप्लीफाई कैसे करना है? Yes, sir. चलो, सो यहां तक का अपना जो पार्ट था, इट वाज बेसिकली कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट वाला पार्ट। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने वहां पे बता दी हैं आपको ऑलरेडी। इनफैक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे इस पे ऊपर मार्क भी कर देता हूँ, तो इनमें से कुछ चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करना और इसके क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना इजी है। स्कोरिंग है तो ट्राई कर सकते हो। सिर्फ जो फर्स्ट पार्ट था ना डिस्क्रीट वाला, वहां पे प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है, तो आपको वो पार्ट आना चाहिए। सेकेंड पार्ट कंटिन्यूअस में कोई एप्लीकेशन नहीं है, इंटीग्रेशन भी बेसिक सा है, तो एटलीस्ट वो पार्ट तो इजिली कर ही सकते हो। नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज फर्स्ट इज सीडीएफ। सीडीएफ इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई, या फिर पीआई बोल सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसका हमने फॉर्मूला लिखा था, इसको म्यू से डिनोट किया था, समेशन एक्स आई इंटू पीआई। वेरिएंस था आपके पास, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पीआई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई पीआई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसके लिए हमने कंडीशन बोली थी, पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 होना चाहिए। इसी में अगर सीडीएफ निकालना होगा तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। दैट्स इट, खाली इतने ही पार्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे। इतने पार्ट पे आपके सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिकली। चलो, सबको क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? यस सर। हाँ, सो ये चैप्टर अपना इतना ही था। अच्छा, वन मोर थिंग, एक सेशन जो अपना मिस हुआ था, बेसिकली जो आज का चैप्टर था ये अपना मिस हो गया था।
सो इसकी वजह से हम डिले चल रहे हैं। तो मैं आपका कल एक सेशन और लूंगा जहां पे आपका मैं आज का चैप्टर डिस्कस करूंगा विच इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो रिलेटिवली इससे और छोटा और इजी चैप्टर है ताकि आपका वो टाइम एक्सटेंड ना हो जाए। हाउएवर आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा लोड बढ़ जाएगा बिकॉज वाइवा भी आपका कल है। सो जो कल का वाइवा रहेगा ना, उसमें आपको मैथ्स का सिर्फ एक ही चैप्टर सबमिट करना है, दैट इज आज वाला चैप्टर। कल वाला आपको सबमिट नहीं करना है, तो वो ध्यान रखना बस खाली, ठीक है। कल मैं आपका चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। आई टेक द सेशन फ्रॉम 10:30, जो भी आपका स्लॉट रहेगा सेम अनाउंस करवा दूंगा मैं उस चीज को। बट आपको वाइवा में सिर्फ आज का मैथ्स का चैप्टर, आज का जो आपका सुबह फिजिक्स हुआ है वो, और जो कल केमिस्ट्री होगा वो, खाली वो 3 सबमिट करने, 4 सबमिट नहीं करने बेसिकली। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलो ठीक है, क्लोज करें इसको। और कुछ क्वेरी है किसी का? नो सर। चलो सर क्लोज करते हैं। हाँ बेटा। सर एमआर वाले को जो बीच में सेशन मिस हुए थे उसका कुछ क्या मतलब क्या करना है? देख, जो सेशन मिस हुए थे उसके रिकॉर्डिंग तो बेटा अवेलेबल है यूट्यूब लिंक पे, तो एक बार तू गो थ्रू कर सकता है। अगर तेरे को डाउट्स थी तो मैं डाउट अरेंज करवाता हूँ वापस से। ठीक है सर, अगर डाउट होगा तो हाँ, डाउट होगा तो एक बार रेस करना, उसको अरेंज कर देंगे। और सेशंस के सबके रिकॉर्डिंग हमने बना के रखे हुए हैं, तो वो यूट्यूब पे अपडेटेड है ऑलरेडी, तो खाली लिंक से उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। चलो दैट्स इट, क्लोज करते हैं। बाकी फिर कल मिलते हैं एक बार वापस से, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे अपन। चलो, थैंक यू थैंक यू सर। बेटा।